गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नया चैप्टर आपके लिए, चैप्टर नंबर 18 डाइस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा एग्जाम में। डाइस जो आप यूज़ कर चुके हैं खेलते समय, सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, उसमें डाइस जो यूज़ करते हैं उसी के ऊपर है, लेकिन उसमें डिफरेंट टाइप से पैटर्न बदल जाते हैं क्वेश्चंस के। और ये डाइस है, जैसे मेरे हाथ में है एक डाइस में आप देखते हैं 6 फेसेस होते हैं। ये जैसे आपका 4 विजिबल है, इधर ये 6 हो गया, 3, 1, 5, 2, 6 फेसेस होते हैं इसके। और 6 फेसेस पर आपका 1 से लेके 6 तक आपके डिजिट्स होते हैं उस पर। ये आपकी यूनिवर्सल डाइस, सामान्य पासा जिसे कहते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और टाइप नंबर 1 हम इसी के ऊपर ले रहे हैं, यूनिवर्सल डाइस सामान्य पासा। इसमें एक नोट आप लिखेंगे, द सम ऑफ अपोजिट फेसेस ऑफ ए यूनिवर्सल डाइस इज ऑलवेज 7। सामान्य पासे में सम्मुख फलकों का योगफल हमेशा 7 होता है। जैसे डाइस पर आप डिजिट्स देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक होते हैं, तो यूनिवर्सल डाइस में 1 का अपोजिट हमेशा 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा। ये हैं आपके अपोजिट फेसेस, विपरीत या सम्मुख फलक। इसके ऊपर आपकी बुक में 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ये कह रहा है यदि घन के सम्मुख फलकों पर अंकित संख्याओं का कुल योग प्रत्येक स्थिति में केवल 7 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति त्रुटिपूर्ण है। यानी ये 4 डाइस आपके सामने बनी हुई हैं, A, B, C, D। इन चारों डाइसों में त्रुटिपूर्ण का मतलब है इनकरेक्ट डाइस, रॉन्ग डाइस हमें बतानी है कौन सी डाइस होगी। जैसे अब A आपकी ये करेक्ट हो सकती है, क्योंकि हमें अपोजिट फेसेस को देख के इसका आंसर बताते हैं हम। 4, 5, 6 इनके अपोजिट फेसेस आपके हिडन हैं और हमें कुछ नहीं पता कि कुछ भी हो सकता है, कि ये करेक्ट भी हो सकती है। बी डाइस आपकी इनकरेक्ट होगी। ये फिगर को देखिए ध्यान से, फ्रंट में आपको देखिए 5 डॉट्स विजिबल हैं ये, और राइट हैंड साइड में 2 डॉट्स हैं ये। तो 5 और 2 इनका दोनों का सम करें तो 7 हो जाता है। इट मीन्स ये आपके 5 और 2 अपोजिट सरफेस होने चाहिए थे, सम्मुख फलक, विपरीत फलक होने चाहिए थे, जबकि यहाँ पर ये दोनों एडजेसेंट सरफेस हो गए, संलग्न फलक हो गए। इसका मतलब बी डाइस इनकरेक्ट है, तो आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, बी। ऐसे आपका फिर एक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसी टाइप के ऊपर है कि यदि किसी घन के सम्मुख फलकों पर अंकित बिंदुओं की कुल संख्या घन के प्रत्येक सम्मुख पार्श्व के संदर्भ में 7 है। पार्श्व जो कहते हैं ये सरफेस को कहते हैं हम, सतह फलक को। 7 है तो नीचे दर्शाई गई आकृति में कौन सी सही है। अब यहां पर हमें करेक्ट डाइस बतानी है। जैसे अब डाइस ए ये करेक्ट हो सकती है, क्योंकि 5, 3, 1 इनके अपोजिट तीनों के सरफेस हिडन है, और कुछ नहीं कह सकते अभी हम यहाँ पर कि इसके अपोजिट सम 7 होगा या ना होगा, तो लेकिन हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं यहाँ पर 3 डाइस आपकी इनकरेक्ट होनी चाहिए। अगर ए डाइस अगर करेक्ट होगी तो डाइस बी आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, रॉन्ग डाइस है। बिकॉज डाइस बी में टॉप में देखिए आपके 5 डॉट्स हैं, राइट हैंड साइड में 2 डॉट्स हैं, तो 5 और 2 आपके एडजेसेंट सरफेस हो गए, जबकि 5 और 2 आपके अपोजिट होने चाहिए, क्योंकि अपोजिट सरफेसेस का सम 7 होना चाहिए। बी डाइस रॉन्ग। सी टॉप में 3, राइट में 4, ये फिर आपकी इनकरेक्ट होगी डाइस। ये भी डाइस गलत है, क्योंकि टॉप में 3, राइट में 4 एडजेसेंट सरफेस हो गए, जबकि 3 और 4 आपके अपोजिट होने चाहिए थे। डी ये भी डाइस आपकी रॉन्ग है, बिकॉज फ्रंट में आप 6 डॉट देख रहे हैं, राइट हैंड साइड में 1 डॉट देख रहे हैं, तो 6 और 1 7 होता है। ये भी एडजेसेंट सरफेस हो गए, ये अपोजिट होने चाहिए थे, ये भी रॉन्ग। बी रॉन्ग, सी रॉन्ग, डी रॉन्ग, डाइस ए करेक्ट होगी। इसका मतलब आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ये थी आपकी यूनिवर्सल डाइस के ऊपर। एक क्वेश्चन आपका लास्ट में है, बिल्कुल एक्सरसाइज के लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 40
1। इस तरह से आ जाता है, मान लो कभी कि एक सामान्य पासे में 2 के अंक के विपरीत कौन सी संख्या अंकित होगी, यानी हमें केवल 2 दे दिया, 2 का अपोजिट क्या होगा। सामान्य पासा मतलब यूनिवर्सल डाइस, तो 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, बिकॉज 2 + 5 = 7। अपोजिट सरफेसेस का सम 7 होना चाहिए। इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है आपकी और एक इंपॉर्टेंट टाइप नंबर 2, एनी 2 फेसेस आर कॉमन। एक बहुत ही शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको कि डाइस को देखते ही आप आंसर बता सकते हो। 2 डाइस आपके सामने हो, अगर ये टाइप ऐसे आपके सामने आ जाए, आंसर देखते ही आ जाता है। और इसका हेडिंग दिया हमने, एनी 2 फेसेस आर कॉमन इन बोथ डाइसेस। नोट लिखा है हमने, इफ 2 डाइसेस आर सच दैट एनी 2 फेसेस ऑफ बोथ डाइसेस आर कॉमन, देन देयर थर्ड सरफेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। यदि कोई 2 पासे या डाइस इस प्रकार हैं कि उनके कोई भी 2 फलक कॉमन होते हैं, तो उनके तीसरे फलक परस्पर विपरीत फलक होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये। आ जाते हैं पेपर में क्वेश्चंस। सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपको कोई 2 डाइस ऐसे मिल जाएं कि उन दोनों डाइसेस में कोई भी 2 सरफेस आपके कॉमन हो जाएं, कोई भी 2 सरफेस मैच कर जाएं कॉमन, तो तीसरा सरफेस अपने आप अपोजिट हो जाता है। इसके लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं। बुक में जैसे आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 निकालेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपकी 4 डाइस बनी हुई हैं, A B C D, और इसमें यह कह रहा है पासे के जिस फलक पर 3 लिखा है उसके सम्मुख फलक पर कौन सी संख्या लिखी होगी। अब आपको देखना है 3 का अपोजिट क्या होगा। अब 3 हमें कहां कहां दिखाई दे रहा है, देखो A डाइस में 3 है, 3 के साथ में सरफेस क्या है हमारे 5 और 6। क्या किसी डाइस में 5 और 6 कॉमन है? नहीं है, देखो नहीं है 5 और 6। इसमें 6 है, 5 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है। इसका मतलब डाइस ए से आपका आंसर नहीं आएगा। डाइस बी में फिर 3 लिखा हुआ है, 3 के साथ में 2 अदर सरफेसेस है 1 और 6। क्या किसी डाइस में 1 और 6 है? नहीं है, यानी इससे भी आपका आंसर नहीं आएगा। डाइस सी में फिर 3 आ गया, 3 के साथ में क्या है 4 और 5। 4 और 5 किसी और डाइस में है? यस, डाइस डी में है, देखो 4 5। सी और डी में आप ध्यान से देखें 4 5 2 सरफेस आपके कॉमन हो गए, तो इसका मतलब 3 का अपोजिट 2 हो जाएगा। ये थी हमारी टाइप नंबर 2। अगर कोई 2 सरफेस हमारे सेम आ जाएं, कॉमन आ जाएं, तो रिमेनिंग थर्ड सरफेस आपके आंसर होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब आंसर ए ऑप्शन। ऐसी और प्रैक्टिस कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिर कह रहा है किसी पासे की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यदि पासे के शीर्ष फलक पर 2 की संख्या हो तो उसके तल वाले फलक पर कौन सी संख्या अंकित होगी। कह रहा है टॉप में अगर 2 है तो बताइए बॉटम में क्या होगा। तो बच्चे आप ध्यान रखेंगे, ये गलती बिल्कुल मत करना। जैसे ये टॉप में 2 कह रहा है तो कई बच्चे क्या करते हैं, डाइस को ऐसे घुमाते रहते हैं और ढूंढ के बस कहीं पर ये पता लग जाए कि टॉप में बस 2 आ जाए बस, और टॉप में 2 आया तो पता लगा जी आंसर आ जाएगा। नहीं आता ऐसे आंसर, आपको मेहनत नहीं करनी। 2 जहां पर भी लिखा हुआ है उसे लिखा रहने दो। आपको हमें आंसर बताना है कि 2 का अपोजिट क्या होगा। अब A B C D चारों डाइसों में आप ध्यान से देखें, इन चारों डाइसों में अब 2 है कहीं पर? नहीं है तो फिर आप ये देखें कि क्या कोई कॉमन सरफेस हमें मिल सकते हैं। कॉमन सरफेस में जैसे 6 4 6 4 3, अब 6 4 3 कहीं और पर है, इसमें 3 4 है, 3 4 3 4, दोनों में 3 4 3 4 कॉमन हो गया। इसका मतलब 5 का अपोजिट 6 होगा, तो एक पेयर हमारा हो गया, 5 और 6 अपोजिट पेयर होंगे। फिगर ए और बी से हमने क्या पता लगाया कि दोनों में 3 4 कॉमन है, तो 5 और 6 अपोजिट फेस हो जाएंगे। आगे देखिए डाइस सी में है आपका 1 4
5। 1 4 5 में आप देखिए 1 4 5 में अब तीनों में से कोई भी सरफेस आपके पास कॉमन है, देखो है हमारे पास। अगर हम बी और सी की बात करें, डाइस बी और सी में हमारे दो सरफेस कॉमन हो गए 5 4 5 4, यानी कि 5 4 5 4 कॉमन हो गए, तो 3 और 1 हमारे अपोजिट सरफेस होंगे। तो अभी हमने ये फिगर ए और बी से हमने क्या पता लगाया था, 6 और 5 ये अपोजिट सरफेस हो जाएंगे, 6 एंड 5। बी और सी से हमने क्या पता लगाया कि दोनों में हमारे कॉमन सरफेस क्या हैं, बी और सी में देखो ध्यान से, फिर बता रहा हूं 5 4 5 4, तो 1 और 3 आपके अपोजिट सरफेस हो जाएंगे, 1 और 3। अब उसके बाद सी और डी में देखो, सी और डी में क्या आपस में कुछ कॉमन सरफेस हैं, 1 4 1 4। अब इससे हमारा फिर वही आंसर आ गया कि 6 और 5 आपके कॉमन सरफेस अपोजिट फेस हो जाएंगे। तो किसी भी डाइस में अपोजिट पेयर जो होते हैं, अपोजिट सरफेस के 3 पेयर होते हैं बच्चे। एक पेयर हमें मिल गया 6 5 का, एक पेयर मिल गया हमें 1 और 3 का। तो अब एक पेयर जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2 एंड 4, ये रिमेनिंग हो जाएगा हमारा। और हमारे से पूछ क्या रहा था कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 2 का अपोजिट 4, आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी। ऐसे देखो और प्रैक्टिस कराते हैं क्योंकि टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आंसर आते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में नीचे एक ही घन की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं जिन पर क्रमशः 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित हैं। कह रहा है फलक 5 के सम्मुख फलक पर कौन सी संख्या अंकित होगी। हमें 5 का अपोजिट बताना है कि 5 का अपोजिट सरफेस क्या होगा। देखो 5 हमें कहां दिखाई दे रहा है बच्चे, एक तो डाइस फर्स्ट में देखो 5 दिखाई दे रहा है, डाइस थर्ड में भी 5 दिखाई दे रहा है। अब हमें देखना है 5 या इसमें भी और 5 इसमें भी आंसर किससे आ सकता है। तो पहली वाली डाइस में 5 के साथ में दो सरफेस हैं आपके 3 एंड 6, और 3 और 6 हमें डाइस नंबर 2 में भी दिखाई दे रहे हैं, देखो 3 और 6। तो दोनों में कॉमन हो गए हमारे 3 6 3 6, तो इसका मतलब 5 का अपोजिट सरफेस क्या रह जाएगा, 2, आंसर 2 होगा, बी ऑप्शन। अब कईयों के मन में आपके में ये आएगा कि भाई थर्ड वाली डाइस से हमने आंसर क्यों नहीं निकाल लिया। थर्ड वाली डाइस से देखो, इसमें हमारे 5 के साथ में दो अदर सरफेसेज हैं हमारे 4 एंड 3, तो क्या 4 और 3 हमें किसी और डाइस में दिखाई दे रहे हैं। देखो इसमें 3 है 4 नहीं है, 3 है 4 नहीं है, तो इसका मतलब इस वाली डाइस से आपका आंसर नहीं आएगा। डाइस फर्स्ट और सेकंड से आपका आंसर 5 का अपोजिट 2 आ जाएगा। और देखिए ऐसे और प्रैक्टिस कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे किसी पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। पासे के जिस फलक पर 2 की संख्या लिखी गई है उसके सम्मुख फलक पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या लिखी होगी। अब हमें फिर देखिए 2 का अपोजिट बताना है। अब 2 हमें किस डाइस में दिखाई दे रहा है, डाइस नंबर 1 में, ये 2 है। अब 2 के साथ में और सरफेस है हमारे पास में 1 एंड 3। अब 1 और 3 हमें दिखाई दे रहे हैं तीसरी वाली डाइस में। देखो फर्स्ट और थर्ड दोनों डाइस में 1 3 कॉमन हो गए। अब 2 का अपोजिट क्या रह जाएगा हमारा, 5, आंसर डी ऑप्शन 5 हो जाएगा। और देखो इसकी प्रैक्टिस कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 27 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 27। क्वेश्चन नंबर 27 में 2 डाइस हैं, और ये से इंपॉर्टेंट हम ज्यादा क्यों बता रहे हैं कि इन दोनों डाइस में आप खास बात देखें, ये वाली डाइस ऐसी है जिसमें राइट सरफेस टॉप फ्रंट राइट विजिबल है, इसमें टॉप फ्रंट लेफ्ट विजिबल है। एक डाइस ऐसी है जिसमें राइट साइड विजिबल है, और एक डाइस ऐसी है जिसमें लेफ्ट साइड विजिबल है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अब यहां पर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इसमें नीचे की आकृतियों में पासे पर अंकित बिंदुओं में 1 से लेकर 6 तक बिंदु हैं। पासे के जिस फलक पर 4 बिंदु अंकित हैं उसके ठीक विपरीत सम्मुख फलक पर कितने बिंदु अंकित होंगे। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि 4 का अपोजिट सरफेस क्या होगा। अब 4 हमारा देखो दूसरी वाली डाइस में दिखाई दे रहा है, तो हमें यह नहीं देखना कि भाई 4 यहां है तो इसको घुमा के कहीं लाना है, कुछ नहीं करना। अब इस 4 के साथ में हमें और 2 सरफेस क्या दिखाई दे रहे हैं, टॉप में 1 फ्रंट में 5, 1 एंड 5, और 1 और 5 हमें इस वाली डाइस में भी दिखाई दे रहे हैं 1 5, तो 2 सरफेस आपके कॉमन हो गए 1 5 1 5।
तो 4 का अपोजिट सरफेस रह जाएगा आपका 2, आंसर 2 हो जाएगा सी ऑप्शन। और एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, फिर अपने आप करते रहेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यदि पासे की तली पर 3 बिंदु अंकित हैं, यानी बॉटम में कह रहा है अगर 3 है तो बॉटम में 3 है तो उसके शीर्ष फलक पर कितने बिंदु अंकित होंगे, टॉप पर बताओ क्या होगा। तो अब ये 3 हमें देखो पहली वाले डाइस में दिखाई दे रहा है, तो ये गलती मत करना कि पेपर में मेहनत करने लग जाओ कि भाई 3 पहले बॉटम में लेके आओ घुमा के, कुछ नहीं करना हमें बताना है 3 का अपोजिट क्या होगा। तो पहली डाइस में 3 के साथ में अदर सरफेस है आपके 6 और 5, तो दूसरी डाइस में भी देखो 6 और 5, दो सरफेस कॉमन हो गए 6 5 6 5, तो 3 का अपोजिट सरफेस क्या हो जाएगा 2, आंसर 2 हो जाएगा। तो ये थी आपकी टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर कोई भी दो डाइस इस तरह से हैं कि उनके कोई भी दो सरफेस अगर कॉमन है तो उनका बचा हुआ जो थर्ड सरफेस है आपका वो अपोजिट होता है। टाइप नंबर 3 आते हैं। टाइप नंबर 3, इफ एनी वन सरफेस इज कॉमन। ये भी एक शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं आपको। डाइस चाहे 1 2 दी हो, चाहे 3 दी हो, चाहे 4 दी हो, डाइस को देख के आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। इस टाइप का नाम दिया है मैंने, एनी वन सरफेस इज कॉमन, देन यूज पैटर्न मेथड। अब एग्जाम में कई बार आपको ऐसे डाइस मिलेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी, ये टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है। 80-90% क्वेश्चन आपके इसी टाइप से हो जाते हैं। हर क्वेश्चन हो जाता है इससे, 90% क्वेश्चन हो जाते हैं। कुछ हैं क्वेश्चन जो इससे नहीं होंगे, वो बताएंगे कौन से नहीं होंगे, लेकिन 90% हो जाते हैं, तो इसको जरूर सीखना है। तो इसकी पहचान क्या बता रहा हूं कि कभी भी दो डाइस आपको कोई भी ऐसी मिल जाए जिसमें केवल एक सरफेस कॉमन हो, दो सरफेस कॉमन हो तो वो मैं पहले ही बता चुका हूं, तो तीसरा अपोजिट हो जाता है। केवल एक सरफेस कॉमन हो तो यूज पैटर्न मेथड, तो आप पैटर्न मेथड यूज करेंगे। अब पैटर्न बनाने की मैं ट्रिक बता रहा हूं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके यहां पर देखिए 4 डाइस बनी हुई हैं, A B C D, और क्वेश्चन नंबर 1 में यह कह रहा है कि नीचे दर्शाए गए पासे में कौन सी संख्या 6 लिखे पार्स कहते हैं सरफेस, सतह, फलक के सम्मुख पार्स पर लिखी होगी। यानी हमें 6 का अपोजिट बताना है, और 6 का अपोजिट बताने के लिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पैटर्न मेथड। पैटर्न मेथड की पहचान क्या होगी, कोई भी ऐसी दो डाइस ले लो जिसमें कोई एक सरफेस कॉमन होना चाहिए। जैसे अब इन चारों डाइसों में एक तो डाइस आप ए और बी ले सकते हो। ए और बी डाइस में आप ध्यान से देखें तो इसमें देखो 4 कॉमन है, 4 4। बाकी दो सरफेस आपके 1 2 5 6 ये अलग अलग हो गए, तो ए और बी से आंसर आ सकता है। और क्या ले सकते हैं हम, डाइस बी और डी ले सकते हैं। देखो डाइस बी और डी में आप ध्यान से देखें तो एक सरफेस आपका 6 कॉमन है, बाकी दो सरफेस 5 4 3 2 ये डिफरेंट हो गए, तो बी और डी से भी आंसर आ सकता है। और देखो डाइस ए और डी भी ले सकते हैं आप। डाइस ए और डी में दोनों में देखो 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, बाकी 1 4 3 6 ये अलग अलग हो गए। अब ये पैटर्न मेथड देखिए, अब यूज करना सिखाते हैं आपको। पैटर्न मेथड में ये लो, पहले बात करी थी हमने इन चारों डाइस में से, ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा था ए और बी डाइस से आप आंसर निकाल सकते हैं। डाइस ए और डाइस बी में आपका देखो 4 कॉमन है, ये 4 है। डाइस ए और बी 4 कॉमन। अब यहां पर देखिए मैंने एक पैटर्न ऐसे बनाया, इस तरह से एक फिगर ड्रॉ करेंगे आप। 1 2 3 4 कॉलम इस तरह से बना लेंगे आप। 1 2 3 ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये जो आपका कॉमन डिजिट है वो हमेशा आप यहां बीच में लिखेंगे आप। जैसे ए और बी में आपका 4 कॉमन है, तो 4 मैंने बीच में लिख लिया। अब डाइस ए पे आइए। डाइस ए पे जो 4 डिजिट है आपका, यहां से आप अगर क्लॉकवाइज टर्न लें, क्लॉकवाइज टर्न जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं ऐसे, ये क्लॉकवाइज टर्न होगा। क्लॉकवाइज टर्न लें तो टर्न क्या होगा आपका 4 1 2, ये पैटर्न बनेगा 4 1 2। देखो यहां पर इसको फिल कर दो, क्लॉकवाइज टर्न लिया हमने 4 1 2,
ये एरो लगा दिया मैंने, क्लॉकवाइज टर्न। अब आते हैं हम डाइस बी पर। बी में 4 आपका यहां लिखा हुआ है, यहां से फिर आप क्लॉकवाइज टर्न लेंगे 4 6 5, 4 6 5, फिर क्लॉकवाइज टर्न लिया। तो दोनों क्लॉकवाइज टर्न लिए हमने, 4 1 2 4 6 5। इस तरह से आपका ये नीचे जो है आपका ये ब्लैंक रह जाएगा। किसी भी डाइस में जो डिजिट्स हैं हमारे वो 1 से लेके 6 तक डिजिट होते हैं। अब हमें ये देखना होता है कि कौन सा डिजिट मिसिंग है। तो यहां पर 1 2 4 6 5 ये डिजिट्स आ चुके हैं, तो 3 आपका मिसिंग था, या 3 लिख दो। अब इसके बाद आते हैं अपोजिट सरफेस कैसे निकाले जाते हैं। ये पैटर्न आपका कंप्लीट हो चुका है। अपोजिट सरफेस का तरीका होता है कि हर तीसरा सरफेस, एवरी थर्ड सरफेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। हर तीसरा सरफेस एक दूसरे के विपरीत होता है। ये हर तीसरा सरफेस एक दूसरे के अपोजिट के होता है। देखो इसका एक एग्जांपल देखो। मान लो ये मैंने 3 सरफेस बनाए, 1 2 3। अब इसमें मैं ये कहूं कि मुझे एक बंद बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाएंगे तो इधर से सरफेस नंबर 1 फोल्ड हो जाएगा, इधर से 3 फोल्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 और 3 आपके कहाँ आ जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा एवरी थर्ड सरफेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। जैसे अब ये जो पैटर्न बनाया था हमने, इस पैटर्न में आप देखें ये है 2, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 5। काउंट करिए 1 2 3, 2 और 5 आपके अपोजिट होंगे, ये लिख दिया। ऐसे अब 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट हो जाएगा 3, ये भी तीसरा सरफेस है। 4 5 और ये 3, तो 4 का अपोजिट 3 होगा, ये भी तीसरा सरफेस है। ऐसे अब यहां पर रह गया हमारा 1 और 6 अपोजिट होगा, काउंट करेंगे 1 2 3, ये भी थर्ड सरफेस आ गया। तो 3 पेयर हो गए, 2 का अपोजिट 5 होगा, 4 का अपोजिट 3 होगा, 1 का अपोजिट 6 होगा। अब हमें आंसर पूछ रहा था कि बताइए 6 का अपोजिट क्या होगा। आंसर आ गया 6 का अपोजिट 1 होगा। अच्छा जी, अब ये है, इसको रटना नहीं है कि डाइस मैंने ए और बी ले ली थी तो ए और बी से ही आंसर आएगा। अब दूसरी डाइस लेते हैं हम। दूसरी डाइस में देखो अब ध्यान से, मैंने कहा था हम डाइस बी और डी से भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि रूल क्या था कि केवल एक सरफेस हमें अगर कॉमन मिल जाए तो उससे हम पैटर्न बना लेते हैं। तो बी और डी को ध्यान से देखें, ये है डाइस बी, ये है डाइस डी। बी और डी दोनों में देखिए 6 कॉमन है, तो देखो यहां 6 हमने सेंटर में लिख दिया। इसके बाद डाइस बी में 6 से क्लॉकवाइज टर्न लेंगे आप, तो क्लॉकवाइज पैटर्न होगा 6 5 4, 6 5 4 क्लॉकवाइज। डाइस डी में 6 ये रहा, यहां से क्लॉकवाइज टर्न लेंगे 6 2 3, 6 2 3 क्लॉकवाइज टर्न ले लिया। ये आपका ब्लैंक रह गया। अब आपको देखना है कि डाइस में जो डिजिट्स हैं 1 से लेकर 6 तक होते हैं, तो कौन सा डिजिट मिसिंग है। ये यहां पर हमारा 1 मिसिंग है, तो 1 लिख दिया। फिर वही अपोजिट सरफेस देखेंगे, 4 का अपोजिट 3 होगा, 6 का अपोजिट 1 होगा, 5 का अपोजिट 2 होगा। रूल क्या होगा, एवरी थर्ड सरफेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। प्रत्येक तीसरा फलक एक दूसरे के विपरीत होता है। एक और एग्जांपल देखो, इसमें डाइस ए और डी से भी आंसर निकाल सकते हैं। ये आपका डर दूर करने के लिए मैं बता रहा हूं, रटना नहीं है कि केवल ए डाइस लेनी है। आपको रूल क्या ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी 2 डाइस हम ले सकते हैं जिसमें कोई एक सरफेस आपका कॉमन होना चाहिए। ए और डी को ध्यान से देखो, डाइस ए और डाइस डी, इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है। 2 कॉमन है तो हम देखो 2 बीच में लिख देंगे यहां पर सेंटर में। डाइस ए में 2 से क्लॉकवाइज टर्न लेंगे तो 2 4 1, 2 4 1 क्लॉकवाइज टर्न। डी में 2 3 6, 2 3 6 क्लॉकवाइज टर्न। अब ये रह गया आपका ब्लैंक। अब हमें देखना है कौन सा डिजिट हमारा मिसिंग था, 5, तो यहां 5 लिख दिया। अब एक बार फिर देखिए, 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 3। तीनों में आप देखेंगे पेयर आपके सेम बनेंगे। देखो 2 5 इसमें पेयर है, 2 और 5 इसमें भी है, 2 और 5 इसमें भी है। इसका मतलब 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 4 3 4 3 4 3, इसका मतलब 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 1 6 1 6 1 6
1 और 6 अपोजिट होंगे। तो आंसर 6 का अपोजिट 1 होगा, सी ऑप्शन। तो ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए एक ही क्वेश्चन के लिए, आपका डर दूर करने के लिए कि कोई भी हम 2 डाइस ऐसी ले सकते हैं जिसमें कोई एक सरफेस आपका कॉमन होगा। अभी मैं ये कह रहा था कि पैटर्न मेथड से 90% क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पैटर्न मेथड से आपके नहीं होते, और नहीं होते वो क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं, वो भी शॉर्टकट एकदम। उसकी भी ट्रिक बताऊंगा मैं, और वो बताने जा रहे हैं जो पैटर्न मेथड से नहीं होते। टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 है आपकी, ऑल 3 सरफेसेस ऑफ बोथ डाइसेस आर डिफरेंट। अगर कभी आपको डाइस ऐसी दिखाई दे जाएं कि दोनों डाइस में उसके तीनों के तीनों सरफेस बिल्कुल अलग अलग हों, एक दूसरे से कुछ भी मैच ना करते हों, तो ये पैटर्न मेथड से क्वेश्चन नहीं होते। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, ये मैं लिख रहा हूं आपके सामने, डाइस 1 डाइस 2। डाइस 1 और डाइस 2 में एक टेबल बनाएंगे हम। टॉप अपोजिट टू टॉप, दोनों डाइस के टॉप आपस में अपोजिट होते हैं। बॉटम अपोजिट टू बॉटम, दोनों डाइस के बॉटम आपस में अपोजिट होते हैं। फ्रंट ऑफ फर्स्ट डाइस अपोजिट टू राइट साइड ऑफ सेकंड डाइस, या राइट साइड ऑफ फर्स्ट डाइस अपोजिट टू फ्रंट ऑफ सेकंड डाइस। ये एक पेयर होता है, इसमें मैंने ए पेयर लिख दिया है। ये ए पेयर है कि फ्रंट और राइट का, फ्रंट अपोजिट टू राइट, राइट अपोजिट टू फ्रंट। ऐसे एक बी है आपका कॉम्बिनेशन, फ्रंट अपोजिट टू लेफ्ट साइड, क्योंकि डाइस ऐसी भी हो सकती है आपकी कि उसमें लेफ्ट साइड गिवन हो। फ्रंट और लेफ्ट साइड अपोजिट होते हैं, या लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट डाइस अपोजिट टू फ्रंट ऑफ सेकंड डाइस, ये बी पेयर है। अब बात करते हैं कि इसमें फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, इसका क्या फर्क है। कंडीशन ए, फ्रंट और राइट वाली कब एप्लीकेबल होगी, कि जब हमें 2 डाइस इस तरह से दी होंगी कि दोनों डाइस की राइट साइड विजिबल हो, तो ये कंडीशन ए हमारी एप्लीकेबल होती है। जैसे अब यहां पर देखो, टॉप अपोजिट टू टॉप होगा, पहली डाइस का फ्रंट, दूसरी डाइस की राइट साइड, ये अपोजिट होंगे। या पहली डाइस की राइट साइड और दूसरी डाइस का फ्रंट, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कंडीशन बी जो लेफ्ट साइड वाली बात थी, लेफ्ट साइड कब आपकी एप्लीकेबल होगी, कि जब हमें 2 डाइस इस तरह से दी हों कि दोनों की लेफ्ट साइड विजिबल हो, तो फिर ये कंडीशन बी एप्लीकेबल हो जाती है। टॉप अपोजिट टू टॉप, बॉटम अपोजिट टू बॉटम, फ्रंट ऑफ फर्स्ट डाइस अपोजिट टू लेफ्ट साइड ऑफ सेकंड डाइस, या लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट डाइस अपोजिट टू फ्रंट ऑफ सेकंड डाइस। अब इसमें भी कई बच्चों को दिक्कत ये आती है, फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, राइट फ्रंट, ये कंफ्यूजन हो जाता है इससे। इसकी भी एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं मैं आपको, कि जब कभी ये कंडीशन आ जाए टाइप नंबर 3 कि कोई भी 2 डाइस इस तरह से आ जाएं कि उनके सरफेस तीनों के तीनों बिल्कुल डिफरेंट हों, तो ये पॉइंट नंबर 1 और 2 तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। टॉप अपोजिट टू टॉप, बॉटम अपोजिट टू बॉटम होता है। फ्रंट राइट, राइट फ्रंट, फ्रंट लेफ्ट, लेफ्ट फ्रंट, इसको याद करने का आसान सा तरीका क्या होता है कि दोनों डाइसेस में जो सरफेस नजदीक होते हैं, नियरर, नियर, जो नजदीक होते हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं, नजदीक वाले सरफेस। और जो सरफेस डिस्टेंस में दूर हो जाते हैं, जैसे फ्रंट और राइट, फार, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नजदीक वाला नजदीक सरफेस के अपोजिट होगा, दूर वाला दूर वाले सरफेस के अपोजिट होगा। टॉप अपोजिट टू टॉप और बॉटम अपोजिट टू बॉटम, लो जी काम खत्म। ऐसे ये बी कंडीशन में देखो, जो नजदीक वाले सरफेस हैं नियरर, ये आपस में अपोजिट होंगे। दूर वाले सरफेस फार, ये आपस में अपोजिट होंगे। तो अब आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, नजदीक नजदीक के अपोजिट होता है, दूर दूर के अपोजिट होता है। आइए इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं मैं, और बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे पहले करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए ध्यान से, नीचे एक घन की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, 5 से लेकर 6 तक की संख्याएं घन के सम्मुख फलकों पर लिखी गई हैं। कह रहा है जब 2 की संख्या घन की तली पर अंकित हो, यानी बॉटम पर, मैंने क्या कहा था आपको,
दो जहां लिखा हुआ है उसे लिखा रहने दो, उसे डाइस को घुमा के जबरदस्ती बॉटम पे नहीं लाना है। केवल हमें यह पता लग गया कि 2 अगर बॉटम में है तो उसके टॉप पर क्या होगा, उसके सीड्स पे क्या होगा, हमें 2 का अपोजिट बताना है। इन दोनों डाइसेस को आप ध्यान से देखें बच्चों, जो अभी रूल बता रहा था मैं कि दोनों डाइस अगर इस तरह से दिए हों कि तीनों सरफेस आपके डिफरेंट हों। जैसे पहली डाइस में सरफेस है आपका 2 4 6, इसमें 1 5 3। देखो ध्यान से, कोई भी मैच नहीं करता, बिल्कुल सरफेस अलग अलग हैं। अब हमें 2 का अपोजिट बताना है, तो 2 का अपोजिट बताना है तो रूल क्या बताया था मैंने, टॉप अपोजिट टू टॉप, यानी 5 और 6 आपस में अपोजिट होंगे। दूसरा रूल क्या बताया था, नजदीक नजदीक वाले सरफेस आपस में अपोजिट होंगे। तो नजदीक क्या है हमारे, 4 और 1, 4 और 1 आपस में अपोजिट होंगे। अगला क्या बताया था, दूर वाले सरफेस अपोजिट होते हैं। तो दूर कौन से हैं, 2 और 3, तो 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट आइए और एक क्वेश्चन करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 25 देखो। क्वेश्चन नंबर 25 में फिर यहां पर देखिए 2 डाइस बनी हुई हैं। पहली डाइस में आपके कलर हैं सफेद, हरा, नीला, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, रेड, येलो, बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई भी सरफेस आपस में मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब शॉर्टकट लगा दो, टॉप अपोजिट टू टॉप, बॉटम अपोजिट टू बॉटम, नजदीक नजदीक वाले अपोजिट होंगे, दूर दूर वाले अपोजिट होंगे। अब इसमें आपसे पूछ रहा है यदि नीला फलक सीड्स पर हो, कह रहा है ब्लू कलर अगर आपका टॉप पर रख दिया जाए तो बताइए इसकी तली पर यानी बॉटम में कौन सा कलर होगा। तो हमें ब्लू का अपोजिट बताना है, तो ब्लू देखो ये रहा, ये नजदीक नजदीक वाले हो गए। ब्लू का अपोजिट रेड हो जाएगा, नीले का अपोजिट लाल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। और अगर आपका ग्रीन पूछता हरा, तो ये दूर वाले हो जाते कि हरा और पीला आपस में अपोजिट हो जाएंगे। और अगर सफेद का पूछता है तो टॉप अपोजिट टू टॉप हो जाते, व्हाइट और ऑरेंज अपोजिट हो जाते। तो फिलहाल नीले का अपोजिट लाल हो जाएगा। आंसर बी। एक क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए फिर आपकी 2 डाइस बनी हुई हैं। दोनों डाइस में फिर वही रूल अप्लाई करेंगे। पहली डाइस में सरफेस है आपके 2 3 5, दूसरी वाली डाइस में है 1 4 6। बिल्कुल देखिए डिफरेंट सरफेसेस हैं, डिफरेंट सरफेसेस हैं। तो किसका अपोजिट पूछ रहा है, नीचे दिए गए पासे की 2 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। जब अंक 5 ऊपर की सतह पर हो तो कौन सा अंक नीचे की सतह पर होगा। कह रहे 5 अगर टॉप में है तो 5 का अपोजिट यानी बॉटम में क्या होगा। तो देखो यार, टॉप अपोजिट टू टॉप, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन 6। नेक्स्ट आइए टाइप नंबर नेक्स्ट। तो ये आपको याद हो गया होगा कि अगर तीनों सरफेस आपके बिल्कुल अलग अलग आ जाएं तो आपको ये ट्रिक लगानी है। नेक्स्ट है आपका टाइप नंबर 5। टू फाइंड अपोजिट फेसेस ऑफ एन ओपन डाइस, किसी खुली हुई डाइस में विपरीत फलक ज्ञात करना। इसके बारे में पहले मैं आपको हिंट दे चुका हूं, वैसे टाइप नंबर 3 जब करा रहा था। कई बार पेपर में क्या आता है कि हमें ओपन डाइस आती है और ओपन डाइस में फिर हमसे पूछता है उसका अपोजिट सरफेस बताओ क्या होगा। कभी पेपर में डाइस में डिजिट्स लिखे आ जाते हैं, कभी आपको कुछ मैथमेटिकल साइन या सिंबल्स आ जाते हैं, कभी कभी ओपन फेसेस में कोई ब्लैंक छोड़ देता है, किसी को डार्क कर देता है, किसी को शेडेड कर देता है, वो अलग अलग तरीके से कर देता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है रूल, एवरी थर्ड सरफेस ऑफ एन ओपन डाइस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। किसी खुली हुई डाइस का प्रत्येक तीसरा फलक परस्पर विपरीत फलक होता है। हर एक तीसरा सरफेस हमेशा अपोजिट होता है। जैसे आपकी बुक में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में जैसे आपकी ये डाइस बनी हुई है। अब इस डाइस में आपसे 2 का अपोजिट पूछ रहा है कि 2 का अपोजिट क्या होगा। तो 2 ये रहा, इसमें आप तीसरा सरफेस काउंट कर लो, 1 2 3, तो 2 का अपोजिट 4 होगा। और अगर 1 का पूछ लेता, 1 का अपोजिट 3 होगा, 5 का अपोजिट 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे 6 का अपोजिट पूछ रहा है। 6 का अपोजिट पूछ रहा है तो यहां पर देखिए ओपन डाइस है, तो पहले हम देखेंगे क्या 1 का अपोजिट देखो क्या होगा, 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। यानी 2 पेयर आपको मिल गए। जब कभी भी आपको सरफेस काउंट करने हो, हमेशा जो 4 सरफेस कंटिन्यू लिखे हुए हैं वहां से आप स्टार्ट करेंगे।
तो बाकी तीसरा सरफेस अपने आप रह जाता है। तो फिलहाल तीसरा सरफेस क्या रहा, 5 का अपोजिट 6 होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 6 का अपोजिट 5, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप में जो है ओपन डाइस में ये आपके सामने बनी हुई है, 6 फेसेस हैं और ये यहाँ पर 4 डाइस बना दी हैं ABCD। अब आपको ये बताना है कि ये जो डाइस बनी हुई है इनमें चारों में से कौन सी डाइस करेक्ट हो सकती है। फिलहाल तो ये क्वेश्चन आपका डॉट्स लगे हुए हैं। एग्जाम में कई बार यहाँ पर मैथमेटिकल साइन या सिंबल्स दे दिए जाते हैं, कहीं पर ब्लैंक छोड़ देते हैं, कहीं शेड कर देते हैं, कहीं कुछ ऐसे अलग अलग टाइप से कर दी जाती है और ये टाइप बहुत आती है। इसको चेक करने का तरीका देखिए, फिर वही लगभग पैटर्न मेथड का यूज करना सिखाऊंगा मैं। यहां पर देखिए जो आपका ओपन डाइस बनी हुई है, ये ओपन डाइस यहां ध्यान से देखें 6 5 3 2, 6 5 3 2, राइट हैंड साइड 4, राइट हैंड साइड 4, लेफ्ट हैंड साइड 1, लेफ्ट हैंड साइड 1। ये रेड इंक से जो आपको डाइस बनाई है ये आपकी बुक वाली डाइस हो गई। अब ये डिजिट्स जो आप देख रहे हैं इनको देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे 4 था आपका राइट हैंड साइड में, तो 4 जो डिजिट है आपका ये 5 के साथ भी यूज हो सकता है, 6 के साथ भी हो सकता है और नीचे 2 के साथ भी हो सकता है। यानी 4 आपका चारों के साथ कहीं भी यूज कर सकते हैं आप। 4 यहां भी है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है और नीचे 2 के साथ भी आ सकता है। ऐसे ही आपका 1 आपका 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, चारों के साथ किसी में भी यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इसका रीजन देखिए, इसका लॉजिक क्या है। जैसे ये आपके सामने देखो एक डाइस ली मैंने, इस पर आप देख रहे हैं टॉप में 6 लिखा हुआ है। इसको अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये 5 आ गया, देखो ये 5 है। फिर इसके बाद ये 3 आ गया, ये 3 हो गया। फिर इसके नीचे आपका 2 आ गया, ये देखो 2 आ गया। अब ये राइट हैंड साइड में आपका ये 4 लिखा हुआ है, तो देखो इस डाइस पर राइट हैंड साइड में ये 4 है, ये 4 आ गया आपका। तो ये जो 4 है आपका ये राइट हैंड साइड में एडजेसेंट सरफेस है, ये एडजेसेंट सरफेस है। जैसे ये 2, तो देखो 2 के साथ में 4 ये टच है। ऐसे आपका ये 6, तो 6 के साथ भी 4 टच होगा यहां पर ये एज पर ये। ऐसे ये 5, तो 5 के साथ में भी देखो 4 ये टच है क्योंकि एडजेसेंट सरफेस है ये। ऐसे आपका 3, तो 3 के साथ में भी 4 इधर टच है। इसका मतलब 4 जो है इन चारों के लिए एडजेसेंट सरफेस होगा राइट हैंड साइड में, संलग्न फलक। सेम कंडीशन ये 1 की होगी, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 इनका एडजेसेंट सरफेस होगा। जैसे इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये 1 है, 3 और 1 आपस में टच होंगे, 5 और 1 ये आपस में टच होंगे, 6 और 1 ये आपस में देखो ये टच होंगे, 2 एंड 1 ये भी देखो आपस में टच होंगे। ये एडजेसेंट सरफेस है, तो इसका मतलब 2 भी हम किसी के साथ यूज कर सकते हैं। एक तो ये चीज हो गई कि लेफ्ट में 1 राइट में 4 किसी के साथ भी यूज हो सकता है। और देखिए अब नीचे फिर मैंने आपको ये ग्रीन में डिजिट्स लिखे हैं। अगर यही डिजिट्स और नीचे रोटेट करने पड़ जाएं और अगर हमें जरूरत पड़ जाए तो 2 के नीचे कौन सा डिजिट आएगा, तो 2 के नीचे 6 आएगा, यानी टॉप वाला 6 दोबारा फिर नीचे 6 आ जाएगा। फिर 6 के नीचे 5, 5 के नीचे 3, 3 के नीचे 2। ये क्यों आएंगे देखो एक बार फिर देखिए ध्यान से। जैसे आपका ये 2 लिखा हुआ है, अब 2 को अगर हम घुमाएं तो नीचे अब क्या आएगा 6, देखो ये 6 लिख दिया मैंने। फिर और घुमाइए एक सरफेस, अब क्या आएगा 5, देखो ये 5 आ गया। फिर और घुमाइए, ये क्या आएगा 3, देखो ये 3 आ गया। और रोटेट करेंगे क्या आ गया 2, तो ये 2 आ गया। तो अगर नीचे हमें ऐसे जरूरत पड़ती है कहीं यूज करने की, क्वेश्चन में पड़ती है हमें जरूरत, तो 2 अगर यहां पर बॉटम में, तो और आगे नीचे इनकी सीक्वेंस क्या बनेगी, फिर ऊपर से उठाने शुरू कर देंगे आप। 2 के नीचे 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2। अब इसका उल्टा लें, अगर हम ऊपर चलें तो जैसे स्टार्टिंग में यहां पर टॉप में 6 था, तो 6 के ऊपर क्या हो सकता है, 6 के ऊपर जाएंगे तो अब नीचे से उठाएंगे, 6 के ऊपर 2 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर उसके बाद 6 आएगा। जैसे एक बार फिर एग्जांपल लेते हैं हम, ये मान लो आपका 6 है, अब हमें 6 के ऊपर दोबारा से चाहिए तो उल्टा घुमाओ, तो क्या आएगा 2, ये देखो 2 आ गया।
फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 6, तो ऊपर की तरफ ऐसे होगा। तो ये मैंने एक पूरा पैटर्न बना दिया आपके लिए कि ऐसे जरूरत पड़े तो, हर क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़े तो इन डिजिट्स को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। आइए अब डाइस नंबर ए को चेक करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे आप, ये आता है पेपर में, एग्जाम में आता रहता है। क्या डाइस ए हमारी करेक्ट हो सकती है? डाइस ए में आप डिजिट देख रहे हैं, देखिए 1, 5, 6, यानी 1, 5, 6 में से हम किस किस डिजिट से आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान देंगे आप, इन तीनों डिजिट में से जो भी डिजिट आपको कंटिन्यू इन 4 डिजिट में मिल जाए, आप उसी से आंसर चेक कर सकते हो। जैसे अब यहां पर 6 और 5 दोनों हैं, आंसर हम 6 और 5 दोनों से चेक कर सकते हैं। अब बात करें क्या हम 1 से आंसर चेक कर सकते हैं? तो 1 से आंसर चेक नहीं करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो डिजिट्स है उसे आप आंसर की चेक नहीं कर सकते, वहां से स्टार्टिंग नहीं कर सकते। 6 और 5 दोनों में से कैसे कर सकते हैं? देखो मैं 6 लेता हूं पहले। ये डाइस बनाई मैंने, डाइस ए, ये 6 है। अगर हम 6 से क्लॉकवाइज टर्न लें, तो क्लॉकवाइज टर्न लेंगे तो पैटर्न क्या बनेगा? 6, 1, 5, 6, 1, 5, ये पैटर्न बना। अब यहां जो मैंने बना रखा है इस पर भी आप क्लॉकवाइज टर्न लें। अब 6 क्लॉकवाइज टर्न लेंगे तो क्या आएगा? 4, लेकिन आपको 4 नहीं लेना है क्योंकि पहले 2 डिजिट हमेशा आपको सेम रखने हैं। आपको चेक करना है कि मुझे किस डिजिट की तरफ जाना है। 6 के बाद आपको 1 की तरफ जाना है, ना कि 4। तो यहां लेंगे 6, 1, 2, ये होगा 6, 1, 2, ये लिख दिया 6, 1, 2। पहले 2 डिजिट सेम होंगे हमेशा। तीसरे डिजिट से हमारे आंसर का पता लगेगा। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो यही डाइस करेक्ट है। अगर ये दोनों डिफरेंट आ जाते हैं तो ये डाइस इनकरेक्ट है। तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, डाइस ए आंसर नहीं होगा। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि 6 की बजाय अगर मान लो हम 5 से चेक करें, तो देखो ये 5 से भी कर सकते हैं। तो ये डाइस है आपकी बुक में से जो बनाई हुई है मैंने। 5 से हम क्लॉकवाइज टर्न लें तो पैटर्न क्या होगा हमारा? 5, 6, 1, 5, 6, 1। अब यहां से चेक करेंगे हम। 5 से हम क्लॉकवाइज टर्न लेंगे तो 5 के बाद हमें पहले डिजिट क्या चाहिए? 6, 5, 6, 4, ये क्लॉकवाइज टर्न हो गया। पहले 2 डिजिट हमेशा सेम रखने हैं, 5, 6, 4। 5, 6, 5, 6 आपके सेम हो गए, लेकिन थर्ड डिजिट आपका 1 और 4 डिफरेंट हो गए। ये डाइस गलत है। आते हैं बी डाइस पर। बी डाइस को मैं नहीं समझा रहा, ये बाय ऑब्जर्वेशन हमें पता लग रहा है कि डाइस बी आपका आंसर हो ही नहीं सकता। बिकॉज यहां पर आप ध्यान से देखें, डाइस बी में ये जैसे आपका 3 और 6 देखिए, एडजेसेंट सरफेस है 3 और 6। 3 और 6 एडजेसेंट सरफेस हो ही नहीं सकते, ये अपोजिट होने चाहिए थे। क्यों होने चाहिए थे? यहां पर ये 6 देखिए, यहां पर ये 3 है। ये मैंने आपको रूल बताया था, एवरी थर्ड सरफेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। 1, 2, 3, तो 6 और 3 तो आपके अपोजिट सरफेस होने चाहिए थे, ये एडजेसेंट कर दिए। डाइस बी रॉन्ग। डाइस सी चेक करेंगे। डाइस सी में ये डाइस सी बना रखी है मैंने बुक में से। डाइस सी में आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास डिजिट्स क्या क्या हैं? 1, 3, 5। अब 1, 3, 5 में से आप 1 से आंसर चेक नहीं कर सकते क्योंकि आपका लेफ्ट साइड में लिखा है। 3 और 5 दोनों में से चेक कर सकते हो आप। मान लो हम 3 से चेक करते हैं तो 3 से आपके क्लॉकवाइज टर्न क्या होगा? 3, 5, 1, ये पैटर्न होगा 3, 5, 1। अब यहां पर चेक करेंगे हम। 3 से पहले हम 5 की तरफ जाएंगे और वो भी क्लॉकवाइज टर्न लेंगे तो 3, 5, 4, यानी कि आपका 3, 5, 3, 5 सेम हो गए, 1 और 4 डिफरेंट हो गए। आंसर ये नहीं हो सकता। अब मान लो आपके मन में आता है हम तो 5 से चेक कर देंगे, तो 5 से कर लो। 5 से क्लॉकवाइज टर्न लेंगे, 5, 1, 3, 5, 1, 3। अब यहां पर फिर हमें वही देखिए, पहले 2 डिजिट सेम रखने हैं कि 5 के बाद 1 की तरफ जाना है। ये देखो 5, 1, 6, 5,
1 6, फिर 3 और 6 आपके डिफरेंट हो गए, यानी डाइस सी भी आपकी आंसर नहीं हो सकती। अब आते हैं हम डाइस डी पर। डाइस डी में ये आपकी बुक की डाइस बनी हुई है 4 3 4 3 2। अब आप किस किस से चेक कर सकते हैं? 4 से आंसर चेक नहीं कर सकते, बिकॉज 4 आपका राइट हैंड साइड में दिया हुआ है बुक में, 4 से आप चेक नहीं करेंगे। 2 और 3 दोनों से आंसर चेक कर सकते हैं। अगर मान लो हम 2 से चेक करते हैं तो 2 से आपका टर्न क्या होगा? 2 3 4 क्लॉकवाइज, 2 3 4। अब वहां पर पैटर्न में चेक करेंगे। 2 के बाद पहले 3 लेंगे आप, ये देखिए 2 2 3 4, यानी कि आपका 2 और 3 तो वैसे ही कॉमन आ रहे थे और ये दोनों 4 4 सेम हो गए। आंसर डी डाइस करेक्ट है। और चेक करें, मान लो 2 की वजह हम कहेंगे हम तो 3 से चेक करेंगे, 3 से कर लो। 3 से अगर क्लॉकवाइज टर्न लेंगे तो क्या होगा आपका? 3 4 2 क्लॉकवाइज टर्न, 3 4 2। अब यहां पर चेक करेंगे क्लॉकवाइज। 3 के बाद पहले हमें 4 के पास जाना है, क्लॉकवाइज टर्न लेंगे 3 4 2, 3 4 2, ये भी दोनों 2 2 कॉमन हो गए। आंसर आपका डाइस डी करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलेंगे नेक्स्ट। टाइप नंबर 6, रोटेशन ऑफ ए डाइस। कई बार रोटेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, डाइस को रोटेट करने के ऊपर, और इसमें मैंने आपको पॉइंट लिख रखे हैं 1 2 करके। इफ ए डाइस टर्न्स लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, देन इट्स टॉप एंड बॉटम विल रिमेन द सेम। यदि किसी डाइस को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट घुमाया जाता है तो उसके टॉप और बॉटम सेम रहते हैं। इसको समझेंगे जरा। ये डाइस है बच्चों आपकी, ये मैंने इसके टॉप और बॉटम पकड़ लिए, टॉप और बॉटम। अब इस डाइस में मैं कहूं आपसे कि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट घुमाइए तो क्या होगा? देखो जी, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, घुमाते रहो। टॉप टॉप है, बॉटम बॉटम है, चेंज ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब अगर किसी डाइस को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट अगर घुमाते हैं तो टॉप टॉप रहता है और बॉटम बॉटम रहता है। पॉइंट नंबर 2, इफ ए डाइस टर्न्स टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, देन इट्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड विल रिमेन द सेम। यदि किसी डाइस को ऊपर से नीचे अथवा नीचे से ऊपर घुमाया जाता है तो उसकी राइट और लेफ्ट दोनों सेम रहते हैं। ये देखिए ऐसे क्यों होता है। ये मैंने लेफ्ट और राइट पकड़ लिया। अब इसको मैं डाइस को घुमाता हूं टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जब मैं डाइस को टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप अगर घुमाता हूं तो मेरे लेफ्ट और राइट सेम है। जो लेफ्ट है वो लेफ्ट रहेगा इधर, जो राइट है वो राइट रहेगा इधर। लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होते। टाइप नंबर 3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, इफ ए डाइस टर्न्स ट्वाइस इन द सेम डायरेक्शन, देन इट्स विजिबल फेसेस बिकम इनविजिबल एंड इट्स इनविजिबल फेसेस बिकम विजिबल। यदि किसी डाइस को 2 बार एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में घुमा दिया जाता है तो इसके दिखाई देने वाले फलक छुप जाते हैं और छुपे हुए फलक दिखाई देने लगते हैं। इसमें अब एक ही डायरेक्शन में 2 बार घुमाने का मतलब क्या है? जैसे अब ये आपको विजिबल इतनी नहीं होगी बच्चों, ये यहां पर विजिबल नहीं होगी। आपको एग्जाम्पल ये नहीं समझा पाएंगे इससे। इधर देखो, चलो फिर भी कोशिश करते हैं। ये है। अब यहां पर हमें देखें 1 2 और ये आपका टॉप हो गया, 1 2 और टॉप। अगर इस डाइस को हम एक ही डायरेक्शन में 2 बार घुमाते हैं, जैसे मान लो राइट टू लेफ्ट ले लेते हैं। जैसे यहां पर देखो ये 1 है, ये 2 है। पहले मैं आपको सरफेस दिखा देता हूं। ये 4 है, ये 5 है, ऊपर 3 है, नीचे 6 है। अब देखो इनको घुमाते हैं हम
1 2 और ये टॉप आपको विजिबल होगा, ये टॉप और ये बॉटम। अगर इस डाइस को हम 2 बार घुमाएं राइट टू लेफ्ट, जैसे एक बार मैंने घुमाया राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट होते ही जो 1 आपको पहले विजिबल था, देखो एक ही टर्न में 1 चला गया, आपका हिडन हो गया। 4 आ गया आपका नया सरफेस। अभी भी लेकिन टॉप टॉप है और बॉटम बॉटम है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक टर्न और लेते हैं हम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अब यहां पर देखिए 4 और 5 विजिबल हो गए। तो 2 बार मैंने राइट टू लेफ्ट घुमाया है, एक ही डायरेक्शन में 2 बार घुमाया है, तो उसका रिजल्ट क्या है आपका कि जो यहां 1 और 2 जो विजिबल थे आपके, वो 1 और 2 दोनों हिडन हो गए। और जो इसके इनविजिबल सरफेस थे, जो हिडन सरफेस थे 4 और 5, वो देखो आपके विजिबल हो गए। ये था आपका पॉइंट नंबर 3 कि जब एक ही डायरेक्शन में किसी डाइस को 2 बार घुमाते हैं तो जो विजिबल फेसेस हैं वो इनविजिबल हो जाते हैं और इनविजिबल है वो विजिबल हो जाते हैं। अब यहां पर टॉप और बॉटम पर क्यों इफेक्ट नहीं पड़ा भाई? टॉप अभी भी वही टॉप है जो पहले था 3, बॉटम अभी भी वही बॉटम है 6, क्योंकि हम इसे राइट से लेफ्ट घुमा रहे थे। राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट अगर घुमाते हैं तो इस पर पॉइंट नंबर 1 अप्लाई होता है, तो टॉप और बॉटम उसके सेम रहते हैं। और अगर टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप घुमाते हैं तो लेफ्ट और राइट सेम रहते हैं। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपकी बुक के अंदर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में ये कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है यदि निम्नलिखित घन को 2 बार ऊपर से नीचे घुमाया जाए, और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका, नीचे दिए गए पासे को दाईं ओर यानी राइट साइड में 2 बार अगर घुमा दिया जाए तो छुपी हुई 3 आकृतियां संख्याएं कौन सी होंगी? यानी राइट साइड में 2 बार घुमा दिया जाए। राइट साइड में 2 बार घुमाने के लिए पहले तो आप डिजिट्स को देखें जरा, 1 2, बैक साइड में 3, लेफ्ट साइड में 5 4, टॉप में 5, तो बॉटम में क्या होगा 6, बॉटम में 6 होगा। तो जब हम राइट हैंड साइड में 2 बार इसको घुमाएंगे तो पहली बात तो आप ध्यान ये रखेंगे टॉप टॉप रहेगा और बॉटम बॉटम रहेगा। तो बॉटम में यहां पर जो हिडन सरफेस है वो क्या है 6, यानी आपका आंसर में एक 6 डिजिट जरूर आएगा। आंसर बी या सी में से होगा, बी या सी में से होगा, क्योंकि 6 हिडन है, हमें हिडन सरफेस पूछ रहा है। अब क्योंकि राइट साइड में हम 2 बार घुमाएंगे इसको, और राइट हैंड साइड में घुमाने का मतलब टर्न आपका ये होगा, इस तरह से आप राइट टर्न लेंगे, ये टर्न लेंगे। तो जब 2 बार टर्न लेंगे तो विजिबल सरफेस आपके क्या है 1 और 2, ये दोनों के दोनों विजिबल सरफेस हिडन हो जाएंगे। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 1 2 और एक बॉटम वाला 6, आंसर सी होगा। फिर आएंगे आप क्वेश्चन नंबर 31 पर, यदि निम्नलिखित घन को 2 बार ऊपर से नीचे की ओर घुमाया जाता है तो कौन से अंक छुपे हुए होंगे? अब इसको हमें टॉप टू बॉटम घुमाना है 2 बार। टॉप टू बॉटम जब हम घुमाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी सेम रहती हैं। तो जैसे अब यहां पर 2 फ्रंट में हो गया, 3 टॉप, 5 राइट में हो गया, 4 आपका बैक साइड में होगा, 6 आपका बॉटम में होगा, ये लेफ्ट साइड आपकी हिडन हो गई। अब लेफ्ट साइड में आपको गैस करना है कि यहां पर कौन सा डिजिट होगा 1, क्योंकि बाकी तो हो गए ना 2 3 5 4 6, तो इसका मतलब यहां लेफ्ट साइड में जो हिडन सरफेस है वो 1 होगा। तो आपका आंसर में 1 जरूर आएगा। तो इसका मतलब आंसर सी या डी में से होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसको टॉप टू बॉटम 2 बार घुमाना है। टॉप टू बॉटम 2 बार घुमाएंगे ऊपर से नीचे, तो जो विजिबल सरफेस है आपके 2 और 3, 2 और 3 जो विजिबल सरफेस है दोनों के दोनों हिडन हो जाएंगे। पहले एक राउंड लगाएंगे तो फर्स्ट टर्न में 2 नीचे बॉटम में चला जाएगा, तो 2 हिडन हो गया, और 3 आपका कहां जाएगा फ्रंट पर। एक राउंड और लेंगे आप टॉप टू बॉटम तो 3 फिर नीचे हिडन में हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2 3 और लेफ्ट साइड वाला 1, आंसर डी हो जाएगा 1 2 3, ये आपके हिडन सरफेसेस होंगे। नेक्स्ट आएंगे आपका टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 अलग तो नहीं है, थोड़ा फिगर उनमें अलग है और इंपॉर्टेंट, लेकिन वहां पर हम पैटर्न मेथड से ही करेंगे।
जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे कि 2 डाइस आपको गिवन होती हैं जो आपको कंप्लीट गिवन होंगी और तीसरी डाइस आपकी ब्लैंक छोड़ दी जाती है। जैसे ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 में डाइस ए और डाइस बी में दोनों में सरफेस तीनों गिवन है, लेकिन डाइस सी में आपके क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। अभी तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे तो उसमें किसी एक डिजिट को आपको देख के पूछता है उसका अपोजिट सरफेस क्या होगा। अब यहां पर डिजिट है ही नहीं, हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि यहां पर कौन सा डिजिट आएगा। अब ये पता ही नहीं है किसका अपोजिट निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम फिर वही पैटर्न मेथड यूज करेंगे बच्चे। पैटर्न मेथड आप ध्यान दें, पहली डाइस और दूसरी डाइस में दोनों में देखो 6 कॉमन है, दोनों में 6 कॉमन है। तो लो जी पैटर्न बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 ये पैटर्न बनाया। पैटर्न मैंने क्या बताया था, ट्रिक क्या बताई थी कि जब कोई 2 डाइस इस तरह से हो, केवल एक सरफेस हमें कॉमन मिल जाए तो हम पैटर्न मेथड यूज कर लेते हैं। तो इसमें देखो 6 कॉमन है, तो 6 हमने क्या लिखा, सेंटर में लिख दिया। जो कॉमन डिजिट है उसको सेंटर में लिखना है। अब डाइस में ए में आप ध्यान से देखें, 6 से अगर क्लॉकवाइज टर्न लेंगे आप तो 6 4 1 ये क्लॉकवाइज टर्न होगा। तो यहां पर लिख दिया हमने 6 4 1 क्लॉकवाइज टर्न। दूसरी डाइस में 6 से आप क्लॉकवाइज टर्न लेंगे तो 6 2 3, तो यहां पर 6 2 3 ये भी क्लॉकवाइज टर्न। ये आपका ब्लैंक रह गया। अब ब्लैंक में कौन सा डिजिट आता है, जो आपका रिमेनिंग डिजिट हो। तो अब यहां पर कौन सा डिजिट रह गया हमारे पास, 5, क्योंकि 1 2 3 4 6 ये आ चुके हैं तो 5 लिख दिया हमने। तो ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब इसका आंसर निकालेंगे। 5 और 3 हमारे पास 2 डिजिट है कि 5 और 3 से आंसर निकालना। अब हम 5 से भी आंसर निकाल सकते हैं और हम 3 से भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहां पर हम देखें 5 से अगर आंसर निकालते हैं तो क्लॉकवाइज टर्न हमारा क्या होगा, 5 3 क्वेश्चन मार्क, 5 3 क्वेश्चन मार्क। तो इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि 2 डिजिट हमारे सेम रहते हैं, तीसरे से आंसर आ जाता है। तो 5 के बाद में 3 की तरफ जाना है हमें। ये ले लिया हमने 5 3। अब यहां पर क्लॉकवाइज टर्न लेंगे तो 2 आएगा। मैंने आपको बताया था ना कि 2 हम यहां भी यूज कर सकते हैं, 2 यहां भी यूज कर सकते हैं, 2 हम यहां भी यूज कर सकते हैं, जब मैं पैटर्न मेथड समझा रहा था। ऐसे 4 हम यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं। तो यहां क्लॉकवाइज जब टर्न लेंगे आप तो 5 3 और यहां पर क्या आएगा आपका 2, तो आंसर हो जाएगा आपका 2। तो यहां क्वेश्चन मार्क की जगह पर डिजिट आएगा 2, आंसर बी ऑप्शन। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर आपकी वही 2 डाइस बनी हुई हैं। दोनों डाइस में आप ध्यान से देखें, 2 डाइस कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और तीसरी डाइस में क्वेश्चन मार्क दे दिया है। अब इन दोनों डाइस में आपका देखिए कॉमन डिजिट क्या है आपका 2, तो देखो 2 हमने सेंटर में लिख लिया है। पहली डाइस में 2 से टर्न क्या होगा क्लॉकवाइज, 2 5 3 2 5 3। दूसरी डाइस में 2 6 1 2 6 1, तो आपका बचा हुआ सरफेस क्या रह जाएगा 4, ये 4 लिख दिया। लो जी पैटर्न कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में एक आप आंसर में करेक्शन कर लेंगे। पीछे आपका आंसर डी ऑप्शन दिया हुआ है 5, लेकिन इसका आंसर सी होगा, 3 आंसर आएगा। अब यहां पर देखिए 4 6 और क्वेश्चन मार्क, ये देखिए मैंने 4 6 क्वेश्चन मार्क, ये पैटर्न बना दिया क्लॉकवाइज। तो अब यहां पर 4 पे आइए, यहां पर 4 6 हम यहां यूज कर सकते हैं, ये 6 लिख लिया। और मैंने आपको डिजिट्स बताए थे कि अब ये 4 डिजिट अगर लिखे हुए हैं, फिर दोबारा इनको नीचे अगर हम रोटेट करने लग जाएं तो नीचे हमारा कौन सा डिजिट आएगा, 3 आएगा। और नीचे जरूरत पड़ जाती तो फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा। तो अब हमें 4 से 6 की तरफ चलना है, 4 6 3, ये आपका क्लॉकवाइज टर्न हो गया। तो 4 6 कॉमन हो गए। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर क्या आएगा 3, आंसर सी ऑप्शन होगा। और ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आएंगे
टाइप 8 और लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36 to 40, 36 से 40। 36 से 40 में ऐसे क्वेश्चन वैसे कम ही आते हैं आपको, लेकिन फिर भी इसमें एक छोटी सी ट्रिक आपको बतानी है, इसलिए मैं करा रहा हूं। 36 से 40 में कह रहा है नीचे दी गई आकृति में 27 घन है, इस सूचना के आधार पर यहां पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहां पर 27 क्यूब कहां है, आप अपनी बुक को खोल के पहले आराम से ध्यान से पहले इसको समझेंगे, तब ये समझ में आएगा कि यह 27 क्यूब है भी या नहीं है। देखो यहां पर 1 3 5 7 9 ये आपको विजिबल है, लेकिन 9 के साइड में आपको 10 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये डबल लेयर है, ये सिंगल लेयर नहीं है। डबल लेयर कैसे है कि ऑड नंबर्स आपको विजिबल हैं 1 3 5 7 9, तो 9 के राइट हैंड साइड में आपका 10 है, यानी 10 आपकी इसकी बैक साइड में हो गया इवन नंबर। तो 7 की बैक साइड में 8 होगा, 5 की बैक साइड में 6 होगा, 3 की बैक में 4 होगा और 1 की बैक में 2 होगा। तो यहां तक आपके हो गए 10। फिर उसके बाद में 11 13 15 ये फिर ऑड नंबर आपको विजिबल हैं, और 15 की फिर देखो साइड में 16 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये भी डबल लेयर है आपकी, ऑड नंबर सामने फ्रंट में है, इवन नंबर इनकी बैक साइड में हिडन है। 15 के पीछे 16 होगा, 13 के पीछे 14 होगा, 11 के पीछे 12 होगा, यानी यहां तक आपके 16 हो गए। आगे फिर देखेंगे 17 19 21, 21 की साइड में फिर 22 फिर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये भी डबल लेयर है, 21 के पीछे 22, 19 के पीछे 20, 17 के पीछे 18 होगा। अब यहां टोटल हो गए 22। 22 के बाद में ये 23 24 25 26 27 ये टोटल 27 हो गए, और यहां ये साइड में ये वाली लेयर खाली छोड़ दिया ब्लैंक, पीछे वाली लेयर के साथ में 23 24 25 26 27 को ऐड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 में घन संख्या 3 8 20 या 27 में से कौन सा घन अधिकतम संख्या में घनों को स्पर्श करता है। स्पर्श यानी ये टच करने की कंडीशन क्यूब और डाइस के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होती है आपकी। क्यूब और डाइस में हमारे हिसाब से अब जैसे वर्टेक्स टू वर्टेक्स आपका ये सीड्स से सीड्स हमारे हिसाब से बहुत अच्छा टच हो रहा है, बट इन केस ऑफ क्यूब एंड डाइस इनको टच नहीं माना जाता है। नेक्स्ट एज टू एज, किनारे से किनारा, अगर ऐसे किनारे से किनारा टच हो रहा है हमारे हिसाब से तो ये और अच्छा टच हो रहे हैं, लेकिन क्यूब और डाइस के केस में इनको टच नहीं माना जाता है। पॉइंट नंबर 3 सरफेस टू सरफेस, अगर ऐसे सरफेस टू सरफेस पूरा टच होता है तो इसे टच माना जाता है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, वर्टेक्स टू वर्टेक्स नो, एज टू एज नो, सरफेस टू सरफेस यस, सरफेस टू सरफेस यस। ये 3 पॉइंट हो गए, और तीनों पॉइंट मैंने आपको ये दिखा देता हूं मैं। क्वेश्चन लास्ट है आपकी, टचिंग कंडीशंस इन केस ऑफ क्यूब और डाइस। वर्टेक्स टू वर्टेक्स, सीड से सीड्स नो, एज टू एज किनारे से किनारा नो, सरफेस टू सरफेस सतह से सतह यस। इसके बाद ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, क्योंकि ये आपको शॉर्टकट नहीं है, ट्रिक कुछ नहीं है, ये आपको काउंट करने देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है। मैंने यहां पर सॉल्यूशन दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि 3 8 20 या 27 में से कौन सा घन अधिकतम संख्या में घनों को स्पर्श करता है। जैसे 3 नंबर की बात करेंगे हम 3 नंबर, ये फिगर को देखो ध्यान से, ये रहा 3 नंबर। अब 3 नंबर किस किस को टच करेगा, अपने ऊपर 1 से टच करेगा, अपने 1 से यहां लिख दिया 1 देखो, अपने नीचे 5 से टच करेगा, ये 5 लिख दिया, अपने राइट साइड में 11 से टच करेगा, 11 लिख दिया, 3 की पीछे बैकग्राउंड में बैक साइड में 4 है, 4 से टच करेगा, तो यानी टोटल 4 क्यूब के साथ टच करेगा। 8 नंबर क्यूब देखिए कहां, 7 की बैक साइड में होगा, क्योंकि फ्रंट में ऑड नंबर है, बैक साइड में इवन नंबर है, तो 8 से टच करेगा। तो सबसे पहले हमने
8 को यहां लिख दिया, देखो कि 8 और 7 आपस में टच होंगे, तो 7 लिख दिया हमने। अब यहां पर बार बार पीछे ध्यान जाने की बजाय आप अपना फ्रंट पर नजर रखो कि हमें 8 के बारे में पता लगाना है, तो 8 कहां छुपा हुआ है, 7 के पीछे। तो इसका मतलब 7 के ऊपर क्या है हमारा, 5। तो ऐसी 8 के ऊपर बैक साइड में क्या आ जाएगा, 6। 7 के नीचे क्या है हमारा, 9। तो 8 के नीचे बैक साइड में क्या आ जाएगा, 10, 10। 7 के राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, 15। तो 8 के राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा इसके पीछे, 16। तो यानी 8 नंबर क्यूब हमारा 4 से टच हो रहा है। क्यूब नंबर 20 कहां होगा हमारा, 19 की बैक साइड में होगा, 19 के पीछे होगा, पीछे इवन नंबर है। तो 20 नंबर क्यूब जो है सबसे पहले तो 19 से टच होगा, 19। अब ऐसे फिर यहां पर वही ट्रिक लगाओ कि पीछे बैकग्राउंड में इवन नंबर है सारे। जैसे अब 19, इसके देखो अब लेफ्ट साइड में क्या है हमारा, 13। तो 20 के लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 14। 19 के ऊपर क्या है हमारा, 17। तो 20 के ऊपर क्या हो जाएगा, 18। 19 के नीचे क्या है हमारा, 21। तो ऐसे ही 20 के नीचे क्या हो जाएगा हमारा, 22। 19 के राइट हैंड साइड में क्या हमारा, ब्लैंक। लेकिन 20 के राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 25। यानी कि ये 5 क्यूब के साथ टच होगा। और क्यूब नंबर 27 ये केवल 26 के साथ टच होगा, केवल एक के साथ। तो इनमें सबसे ज्यादा कौन सा क्यूब टच हो रहा है, 20 नंबर। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में इसमें कह रहा है ऐसे घनों की कितनी संख्या है जिनके न्यूनतम संख्या में फलक अन्य घनों से स्पर्श करते हैं, यानी मिनिमम नंबर्स। जब आपसे मिनिमम नंबर से पूछे तो हमेशा कॉर्नर पीसेस पे अपना ध्यान ले जाएंगे आप। कॉर्नर पीसेस सबसे कम टच होते हैं। जैसे क्यूब नंबर 23 केवल 24 से टच होगा, 1 से। क्यूब नंबर 27 केवल 26 से टच होगा, 1 से केवल। अब कईयों का दिमाग ये काम कर रहा होगा कि 27 तो 22 से भी टच हो रहा है। नो, 22 से केवल इसका एज टच होगा, किनारा। और एज को हम टच नहीं मानते, सरफेस टू सरफेस अगर टच होता है तो टच मानते हैं। तो ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए, 2। क्वेश्चन नंबर 38, ऐसे घनों की संख्या कितनी है। 38 में देखो कि जिनके अधिकतम संख्या में फलक अन्य घनों को स्पर्श करते हैं। मैक्सिमम नंबर जब भी पूछे तो बीच वाले नंबर्स पर पहुंच जाइए सेंटर में, क्योंकि सेंटर वाला पीस जैसे 13 है तो ये 13 क्या होगा, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सबसे टच होगा। तो 13 सबसे पहले अपना दिमाग ले जाएंगे, इसकी बैक साइड में पीछे कौन सा नंबर हिडन है, 14। तो लो जी 14 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद 13 के लेफ्ट में 5, 13 के राइट में 19, 13 के टॉप में 11, 13 के बॉटम में 15। कितनों से टच हो गया, 5 से। ऐसे ही इसके बैक साइड में जो 14 है वो भी 5 से टच होगा। और एक क्यूब नंबर 20 जो है हमारा ऊपर जो पहले हम निकाल चुके थे वो भी 5 से टच हो रहा है। तो 3 क्यूब हो गए जो 5-5 से टच हो रहे हैं, 13, 14, 20। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 39, घन संख्या 19 के पीछे कौन सा घन संख्यांकित घन छुपा है। तो 19 की बैक साइड में कौन सा टच है, कौन सा क्यूब छुपा हुआ है, 20। क्यूब नंबर 20, आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, घन संख्या 7, 21, 22 या 23 में से कौन सा घन न्यूनतम संख्या में घनों को स्पर्श करता है। तो इसमें क्यूब नंबर 23 केवल एक क्यूब से टच करता है, क्यूब नंबर 24 से। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट एक पैटर्न पीछे एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन इस तरह से, टाइप नंबर 9 जिसको मैंने नाम दे दिया है टाइप नंबर 9। ये पैटर्न पीछे एग्जाम में आ चुका है, अभी जो पीछे पेपर हुए थे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, उनमें इस तरह से पैटर्न बना हुआ था जो ये पैटर्न बना है। और इसमें आपसे किसी भी डिजिट का अपोजिट सरफेस अगर पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखेंगे वही एवरी थर्ड सरफेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। और एवरी थर्ड सरफेस कैसे निकालेंगे आप, वर्टेक्स टू वर्टेक्स काउंट करेंगे डिजिट को, जैसे 1, 2, 3। तो 3 और 6 आपके अपोजिट सरफेस होंगे। फिर इसके बाद जैसे मान लो 2 से काउंट करें, बीच में 1 छोड़ दिया हमने,
2 से काउंट करेंगे 1 2 3, तो 2 और 5 इसमें अपोजिट होंगे, तो 2 पेयर हो गए। 3 और 6 अपोजिट होंगे, 2 और 5 अपोजिट होंगे, तो बाकी एक पेयर जो बच गया 1 और 4 का अपोजिट होगा। और इसमें अपना प्रैक्टिस करने के लिए एक इस तरह से पेपर कट कर लेना, पेपर को कट करके और इसको अपना फोल्ड करके थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस करके देखना कि किस नंबर के अपोजिट कौन सा आ जाता है, तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा। रूल वही लगेगा, एवरी थर्ड सरफेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर, वर्टेक्स टू वर्टेक्स। ओके, थैंक यू। आप अपना पूरा होमवर्क करके रखेंगे और कल 4 बजे फिर हम आपकी प्रॉब्लम क्लास लेंगे।